बनाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर, आदाब। आप सबका इस्तकबाल अपने मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। यही दुआ कि आप सब जहाँ भी है खैर वाफियत से है, ज़िंदगी के मामलात में रवा दवा है। हमारी यही दुआ है कि बच्चे बुजुर्ग सब सेहतियाब रहे, खुश रहे। नवंबर के महीने की आज 15 तारीख है और दिन है सैटरडे का। वक्त जिससे अपने हाथ से हमारे हाथों से फिसल रहा है। कब परसों ही लगा कि नवंबर के महीने की शुरुआत हो गई और आज हम 15 तारीख पे पहुंच गए। खैर वक्त तो फिसल रहा है लेकिन हम अपनी मुकर्रर वक्त में आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमेशा की तरह प्रोग्राम में दो मेज़बान हैं। मैं रहूँगी आपके साथ अरीबा अल्ताफ़ और मेरे साथ है नाज़िमा दी। बहुत वक्त बाद बहुत शुक्रिया अरीबा आपका और नाज़रीन मोहतरम आपका तहे दिल से खुशामदीद इस्तकबाल। नए दिन का आगाज़ है ठंडे ठंडे मौसम में गर्म चाय की चुस्कियों के साथ। हम पुराने मेज़बान नया ताज़ा शुमारा लिए गुड मॉर्निंग जे एन के का आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जो प्यार मोहब्बत हमें देते हैं वो हम दुआओं के ज़रिए रब कायनात तक पहुँचाते हैं और यही दुआ गो कि खुदाए लम यज़ल आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब को जो है हर एक किस्म के कर्ज मर्ज तंगदस्ती और नाखानी आफत से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अरीबा जिस तरह से बता रही थी आगाज़ में ही कि वक्त का पता ही नहीं चलता। देखते देखते जो है नवंबर की आज 15वीं तारीख भी पहुंच चुकी है और 1.5 महीना बचा हुआ है इस साल का और अगले 1.5 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला हम 2026 को जो है इस्तकबाल कर रहे होंगे उसका। और ये देखिए ना कि वक्त एक ऐसी बड़ी नियामत है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं होता और ये एक ऐसी नियामत है ना जब हमारे एक बारी हाथ से निकल गई तो वापस नहीं आती। तो इसलिए अक्सर हम आपसे खुद से यही वादा करते रहते हैं, दरख्वास्त करते रहते हैं कि वक्त की ज़रा कदर किया करें क्योंकि ये हम सिर्फ वक्त को नहीं जी रहे बल्कि वक्त हमारी ज़िंदगी है और हम ज़िंदगी को जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और इतना प्रेशियस होता है, इंसान को तब महसूस होता है जैसे कि आपने बोला कि वापस नहीं लाया जा सकता है। और जब वक्त गुजरता है और उस पर इंसान फिर गौर फरमाता है कि काश मैंने वो किया होता, उस काश का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो बेहतर अब जो है हमारे पास, क्योंकि हम अक्सर होता है ना ऐसा नाज़िमा कि हमारा जो माइंड है या तो वो पास्ट में रहता है या तो वो आगे फ्यूचर में जाता है कि आगे मैं ये करूँगा, काश मैंने पिछले समय में ये किया होता, ये चीज़ें ठीक की होती है। और अक्सर इस सब में हमारा जो आज है ना वो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रह जाता है। और आप देखें कि ये आज जो है ना इसकी हमने माजी में तख्लीक की थी कि हमारा ये आज ऐसा होगा और उस आज को हम जी रहे हैं और इस आज में हम कल के आने वाले आज की जो है उसकी तलाश में है, उसकी परेशानी में है कि वो कैसा होगा। इसलिए बेहतर है कि हम आज को खूबसूरत बनाएं और आज हमारा खूबसूरत होगा तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होगा। और मुस्तकबिल की बात हो चली है तो ठंड के अयाम है, सर्दी में इंशाल्लाह आगे जो है अच्छा खासा इजाफा भी होगा क्योंकि ठंड बढ़ने लगी है वक्त के साथ। तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही। अभी दर्जा हरारत भी अच्छा खासा गिरा हुआ है। हमने रिसेंटली -2 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया श्रीनगर का, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ऐसी बात है कि इस वक्त पे आप दूसरों का भी ख्याल रखने का ज़रा सोचें। अभी सही वक्त है कि आपके पास जो कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, आप उन्हें डोनेट करें। और इस वक्त पे बहुत अच्छा रहेगा कि आप किसी और के विंटर में थोड़ी सी राहत का बाइस बन जाए तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि आपकी अलमारी में वो चीज़ें, वो कपड़े पड़े पड़े जो है वो रह चुके होते हैं। लेकिन ऐसा रहता है कि आज वंदती वहाँ के पतिम कैसे देना, इसलिए कोशिश करें कि त्यों तिगस ख्याल था कि अगर आपके पास कुछ है एक्स्ट्रा है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो किसी और तक पहुँचाए। क्योंकि हम बारहा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नियामत आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो आपके पास जो है नियामत से ज़्यादा अमानत है, तो वो किसी और की अमानत है, वो अमानत उन तक ज़रूर पहुंचाई जाए। और भी बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है इस वक्त पे। मौसम के एतबार से ही बात करें, हालांकि हम मौसम को बहुत परसों से डिस्कस कर रहे हैं लेकिन वक्त की ज़रूरत है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़ुकाम है, तो इस वक्त पे ज़ुकाम की अक्सर शिकायतें रहती है। तो ये भी हमारे किचन में बहुत चीज़ें ऐसी रहती है जो हम इस्तेमाल करते थे विंटर्स में जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। इसके बाद मुझे ये चीज़ आपसे ज़रूर कहनी थी कि इस वक्त पे हम बहुत से आलात का इस्तेमाल करते हैं ख़ुद को गर्म रखने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हो गई, ब्लोवर्स वगैरह हो गए। तो बहुत ज़्यादा आप कोशिश करें कि एहतियात बरतें क्योंकि फ़ायर इंसिडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस वक्त पे आए दिन अखबारात में हो, सोशल मीडिया पे हो, फायर इंसिडेंट्स की खबरें जो है बहुत सरगर्म रहती है। मैं रिसेंटली जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उनसे ज़रा बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि इस साल अभी तक
सिर्फ श्रीनगर में कमोबेश 500 केसेस जो है फायर इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अभी तो सर्दियाँ सिर्फ शुरू हो चुकी है, तो आगे और सर्दी होगी। ऑब्वियसली अप्लाइंसेस का इस्तेमाल कंटिन्यूस बेसिस पे होगी। अभी शायद हम लोग उतना इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तो खैर इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें और अप्लाइंसेस का खासतौर पे ख्याल रखें, क्योंकि जब कंजप्शन ऑफ पावर ज़्यादा होता है तो ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल सही। और आजकल मीटर्स भी लगे हुए हैं, तो चले पहले तो हम इतना ही कह सकते थे कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन अभी जेब का भी ज़रा ख्याल ही रखना है, क्योंकि इसका असर सीधे आपकी जेब पे भी पड़ता है। तो आप अपनी जेब का भी ख्याल रखें। और ये ऐसी गलती होती है ना अरीबा, जो हम कह सकते हैं कि गलती की इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी की वजह से बहुत से ऐसे लोग सफ़र करते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता, और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और को तकलीफ़ दें अपनी गलती की वजह से या अपनी जो है बेहिसी की वजह से। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। सही बोला आपने नाज़िमा, सही फरमाया। और इसी के साथ आप तक जो है अपडेट्स पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। मौसम के हवाले से पहले बात करें, श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के हवाले से बात करें, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पे छोटी बड़ी गाड़ियों को मिनामार्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी गाड़ियों को शोपिन से पूंछ की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। और हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सफ़र पे निकले, जो भी नंबर्स फ्लैश हो रही स्क्रीन पे, एक बार उनसे राबिता करें, क्योंकि कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। रोड लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहते हैं, तो उसका ख्याल रखें। और इसी के साथ आप तक जो है हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस पहुंचाते हैं। मेरे पास पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसकी सुर्खी है, CM inaugurates new residential block at Mothi, reviews ongoing housing projects in Jammu। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास भी जो है अखबार हैं और ये उर्दू अखबार है। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये बात सामने आई है। आप बेहतर जानते हैं कि नताइज मंज़र-ए-आम पे आए थे। तो लिखते हैं कि NC 48 बरस बाद बडगाम से बाहर, नगरोटा फिर भाजपा का, नगरोटा पर जो है भाजपा का दबदबा बरकरार रहा। खबर सुनिएगा, लिखते हैं, बडगाम PDP और नगरोटा भाजपा के नाम। वस्ती कश्मीर के शिया अक्सरियती इलाके से NC को 1977 के बाद पहली बार हार का हुआ सामना। बिहार से भी ये खबर सुनिएगा, बिहार में NDA की भारी जीत, RJD और कांग्रेस की नाव फिर डूब गई। नीतीश कुमार के 20 साल इक़्तिदार पर मोहर, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हाँ जी, मेरे पास एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इससे With sitting becoming new smoking, J&K health institutions turn to walkathons to fight the inactivity crisis। जी 40 रोज़ा चले कलान की आमद से 5 हफ्ते कबल कश्मीर में शदीद सर्द लहर बरकरार। दिन को यकबस्ता हवाएं, रातों को पारा 0 से नीचे। शोपियां, पुलवामा, पहलगाम, बारामूला, सोनमर्ग और कुपवारा सर्द तरीन मकामात। कश्मीर वादी में शदीद ठंड जारी। स्कूलों में मरहलावार तरीके से सरमाई तातीलात का मंसूबा। 1 दिसंबर से प्राइमरी सतह, जबकि 12वीं जमात तक के लिए दिसंबर के दूसरे हफ्ते से छुट्टियां जो है उनके इम्कानात है। हाँ जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर। इससे सुर्खी है, PM Narendra Modi to review progress of Mumbai-Ahmedabad bullet train corridor in Surat. The government has announced a fresh expansion of digital services and outreach under the PM Kisan Samman Nidhi scheme ahead of the release of 21 installment on 19 November 2025। दो खबरें इस उर्दू रोजनामे से, लिखते हैं, स्कूलों और दफातर के औकात कार में तब्दीली ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह। आवाम रोजाना की बुनियाद पर अपनी गाड़ियां ले जाने के बजाय निजी गाड़ियां शेयर करें, SSP ट्रैफिक। और लिखते हैं, वादी बर में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी निगरानी। शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां। जी, मेरे पास एक आखिरी इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसे सुर्खी, सेम उमर अब्दुल्ला लीज फाउंडेशन stone of indoor swimming pool at Jammu facilitates paragliders and launches new tourism initiatives for Jammu, vows to make Jammu Tawi Golf Course a national golfing destination।
मेरे पास भी आखिरी रोज़नामा लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में सनतों का क़याम और बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब बुरी तरह से चकनाचूर। 7 लाख के करीब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12वीं जमात और 10वीं जमात बेरोज़गार, परेशान और जहनी तनाव में मुब्तला। तालीम याफ्ता बच्चे जो हैं बेरोज़गार है। ये एक ऐसा मसला जिस हवाले से हम बारहा बात करते हैं और ये ऐसा मामला, ऐसा मसला कि ये परेशान कुन मसला है। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़िलहाल हम एक वक्फ़े पे जाते हैं, वक्फ़े से लौट के आते हैं और आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। आप हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिएगा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं, बल्कि हम आज के शुमारे में एक ऐसी शख्सियत को मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं जिनके जैसी शख्सियत को या इनके जैसे पुरखतर किरदार को, फ़ाल किरदार को या हसास, इंतहाई हसास किरदार को आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ़िल्मों में ही देखा होगा, जहाँ पे अचानक से दरवाजे पे नॉक होता है और एक बड़े ही रोबदार शख्स जो है रोबदार अंदाज में अपना कार्ड दिखाते हुए सामने वाले से कहते हैं कि हम ACB की तरफ से और आपके घर पे ACB की रेड पड़ी है। तो खैर, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कोई एक्टर तो नहीं है, बल्कि सही मायनों में हकीकत में एक हीरो है जो समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में शफाफियत और इसको बेहतर बनाने की कोशिश में है, जो कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज से बदउनवानी का जो है ख़ात्मा किया जाए और निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। हम खुद ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे ही ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि ऐसी शख्सियात को बहुत कम वक्त मिलता है आपसे इस तरीके से बात करने का, जहाँ पे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो है हम तक अपडेट्स पहुँचाए, इन्फॉर्मेशन पहुँचाए और वो यादें खूबसूरत सी पहुँचाए। तो चलिए साथ मिल के वानहाना इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान का, जो कि है शक्ति कुमार पाठक साहब, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो। बहुत इस्तकबाल सर आपका प्रोग्राम में। आपके व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने कीमती वक्त निकाला। जी, आगाज़ में हम लोगों का ये चीज़ बड़ा रहता है कि जब भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं ना, बिलखसूस ऐसे गेस्ट जिनको बहुत कम वक्त मिलता है अपने बचपन में वापस जाने का, वो यादें याद करके, वो संदूक खोल के वो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वो याद करने का, तो ऐसे मौके पे हम उन्हें मौका देते हैं। तो वो मौका हम भी आज आपको फराहम कर रहे हैं। वापस जाइएगा उन यादों में, हमें अपने बचपन से थोड़ा सा आशना कराइएगा, हमें बताइएगा कैसा रहा बचपन और अभी तक का सफ़र कैसा रहा। आपने जो शुरुआत की थी प्रोग्राम की वही बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत शुक्रिया। आपने पहले वक्त की बात की कि वक्त कैसे बीत गया। अभी थोड़े दिन पहले 1 नवंबर थी, अभी 15 नवंबर हो गई। तो ऐसे ही ज़िंदगी का भी जो वक्त है वो कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता है। आपने जो मुझे एक मौका दिया है कि मैं उन मौक़ों को याद करूं जो बचपन के हैं। बीता हुआ जो भी समय होता है वो जब आदमी याद करता है उसको अच्छा ही लगता है। बिल्कुल। बचपन मेरा गांव में बीता है, बसोली जगह है, बसोली में बीता है। ठीक। और बसोली अपने आप में एक हिस्टोरिक टाउन है, उसकी एक अपनी अहमियत है। वहाँ की मिनिएचर पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पर भी पश्मीना बुना जाता है। एंड इट्स ए रिवर बैंक, जो रावी रिवर है उसके किनारे है। अच्छा टाउन है। तो जितने बचपन के दोस्त होते हैं उनके साथ आप कैसे स्कूल में जाते थे, क्या आप करते थे, सारी चीज़ें फिर वो याद आती हैं तो अच्छा लगता है।
लेकिन आज जब इतने सालों के बाद अपने आप को इस जगह के ऊपर पाते हैं तो लगता है कि वो कबीर की बात है कि हाँ जी, ये जो उम्र है ये एक धोखा सा है, बिल्कुल सही। पता नहीं लगता है कि कैसे बीत रही है। हम्म, तो इसलिए आपने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि वर्तमान में प्रेजेंट में हम थोड़ा जिएं सही। और प्रेजेंट में जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं या अपने जो इश्यूज हैं उनके साथ थोड़ा ठीक से चलें तो आने वाला फ्यूचर भी हमारा ठीक हो जाता है। बिल्कुल। जी, और अक्सर ये रिग्रेट रहता है ना, फिर अक्सर ऐसा होता है, मुझे नहीं अंदाज़ा आपके साथ है लेकिन मेरे साथ ये बड़ा मामला है। जब भी कभी वक्त मिलता है माजी को याद करने का तो कुछ रिग्रेट रहता है, शायद उस वक्त भी मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। तो ये अब चीज़ पर वो हो नहीं सकता अभी, जो निकल गया है सो निकल गया है। हाँ, तो इसलिए प्रेजेंट में मतलब पुराने वाली चीज़ों को याद करके कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ आपने बहुत अच्छा किया है, सही उन सब को अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटी के मुताबिक ढालिए सही और बात। अपना आने वाला वक्त जो है उसको ठीक करिए। इसीलिए आने वाला जी। वक्त फिर बेहतर होगा। अच्छा, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई का क्या मामला रहा? मैंने 4th तक तो पढ़ाई अपने वहीं की है, बसोली में की है, ठीक और उसके बाद मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र में चला गया। ठीक। मेरे फादर वहीं पर सर्विस में थे तो वहीं पर मेरी सारी एजुकेशन हुई है। अप टू MSc मैंने वहीं से किया है, MSc बॉटनी किया। देन आई रिटर्न बैक, आई क्वालिफाइड गेट एंड देन ज्वाइंड दिस RRL होती है हमारी जम्मू में, ठीक अभी है। आज उसको IIM बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी। तो वहाँ पर मैंने बायोटेक्नोलॉजी में PhD ज्वाइन किया ठीक। और इन बिटवीन फिर मैंने कुछ टाइम कॉलेज में पढ़ाया, अच्छा वहीं पर जम्मू में ही, अच्छा। विमेन कॉलेज गांधीनगर में। हाँ हाँ, और उसके बाद ये PSC मेरा क्वालिफाई हुआ एंड देन केम टू पुलिस। ये तो हमें पता ही नहीं। आप पढ़ा भी Interesting. चुके हैं बच्चों हाँ को। बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फिर IPS। फिर उसके बाद हमारा अभी इंडक्शन हुआ 2009 से मैं IPS की सर्विस में हूँ। बहुत ये जो सफ़र रहा है जो आपने हमें अभी बताया, बॉटनी से लेके फिर आपने सिविल एग्ज़ाम्स दिए, ये चेंज ऑफ माइंड कैसे हुआ? और फिर क्योंकि एग्ज़ाम खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं बड़े ही मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं या होना पड़ता है, एक टॉलरेंस लेवल, पेशेंस लेवल डेवलप करना पड़ता है। आपका वो क्या जर्नी रहा? अरे भाई ऐसा है कि जब आदमी पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं। घर वालों की कुछ उम्मीदें होती हैं, जी। आदमी का अपना भी कुछ एक टेस्ट होता है, और इन सब चीज़ों की कश्मकश में, इसके डायलेमा में आपके साथ कोई जो हिट कर जाता है, कई बार जो मेरे साथ हुआ, मैं जी। उसके मुताबिक बता जी रहा जी हूँ, जी। तो उसको लगता है वही है। तो मैंने जैसे PhD ज्वाइन किया हुआ था तो उस टाइम एक रोज़गार की तलाश रहती ही रहती है कि जी। कुछ अच्छा रोज़गार मिल जाए। हालांकि इस बीच में आपको बता दूं कि मैं रेडियो में कैजुअल अनाउंसर भी रहा हूँ, क्या बात। अच्छा। तो मतलब पैशन जिसे कहते हैं वो डिफरेंट होता है, सही बात। लेकिन जब आदमी को ज़िंदगी की हकीकत पता लगनी शुरू होती है तो जी। उसको लगता है कि नहीं, एक रोज़गार भी होना होना चाहिए। चाहिए। तो उसी बीच में ये PSC क्वालिफाई किया और पुलिस अलॉट हो गया। दैट वाज नॉट बाय चॉइस, बट वो एक आता है और उसको हमने किया। अपॉर्चुनिटी थी। बट आफ्टर कमिंग टू दिस जॉब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, और लगता है कि जो डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा परेशान आदमी होता है, अगर किसी को बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाता है, और अगर कहीं दुनिया से परेशान है, कहीं झगड़ों से परेशान है तो पुलिस के पास आता है। सही बात। तो अगर आप ढंग से डिलीवर करते हैं तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है और अगले आदमी की दुआएं भी आपको मिलती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल इससे पहले तो- कि हम उस सेक्शन पे आए, क्योंकि आपने सिविल एग्ज़ाम दिया, तो मैं अपने दिमाग में ही फ्रेम कर रही हूँ कि आपका दिमाग जो है बड़ा ही मेंटली आपने खुद को स्ट्रांग बनाया होगा, क्योंकि एक यू हैव बीन थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हैं जो इस जर्नी में बैठे, और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम जो उस वक्त में आपने दिया हो उसमें काफ़ी चेंज आई हो आज के दौर की एग्ज़ाम की, अगर कंपैरिजन करे तो उस हवाले से, अपनी जर्नी के हवाले से, एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो वो सिनेरियो था उस हवाले से बताइए। क्या मैकेनिज्म, क्या स्ट्रेंथ और आपने उस वक्त पे इस्तेमाल की? कोचिंग सेंटर्स का इतना बोलबाला नहीं तो नहीं होता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो रिटन में ही आपको प्लानर मिलते थे, जी। वो बुकलेट आती थी, आप उसी को देख करके स्ट्रेटजीज बनाते करते थे। थे। कुछ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते जी। थे उनके साथ बैठ करके आपको कुछ गाइडेंस मिलती मिले। थी। और जहाँ तक कोचिंग की बात है तो उसके सेंटर्स दिल्ली जैसे शहरों में ही ज़्यादा होते ज़्यादा थे, है, जी। जम्मू और श्रीनगर में इतना उसका जी नहीं चलन था। नहीं था।
उसके लिए यही है कि आपकी कंसिस्टेंसी और आपका फोकस जो है वो बना रहना चाहिए, और कुछ दिनों के लिए आपको दुनिया से अपने आप को काट के रखना है, सही बात। बिल्कुल अलग करके रखना है। और जब आपके सामने फोकस होता है कि है ना कि जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपको स्ट्रगल नहीं दिखता है, सही बात। और जब आपको स्ट्रगल दिखता है तो आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो इसलिए वो आपको एक फोकस सामने रखना है, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है और आप सक्सेसफुल होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये हमें बताइएगा, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो भी जहन में हैं। आपने खुद फरमाया एक उस्ताद भी रहे हैं, आप कैजुअल अनाउंसर भी रहे हैं, उसके बाद पुलिस सर्विस में भी रहे हैं। अगर आप अभी एक पुलिस ऑफिसर नहीं होते, आपकी अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर के क्या होते? जहाँ तक अपनी पसंदगी की बात है तो मुझे टीचिंग लाइन अच्छी लगी है। उसमें एक तो ये है कि आदमी की एक इंक्विजिटिव जो अप्रोच होती है वो बनी रहती है, कुछ ना कुछ आदमी लर्न करता रहता है, सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, अपने माइंड को पॉलिश करता रहता है, यूथ के टच में रहता है, तो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनका पता लगता रहता है, आपको कैसे सोसाइटी को गढ़ना है ये सब चीज़ें पता लगती रहती हैं, तो मैं उसको प्रेफर करता। अच्छा। बाकी ये सब कैजुअल अनाउंसर या ये सब चीज़ें एक हॉबी की तरह है, और हॉबी जो है अगर आपकी करियर के साथ जुड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि वो टीचिंग लाइन में वो भी पूरी हो सकती है। बिल्कुल जी। लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा कोई रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर भी मैं काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगता है जब लोगों के कई ऐसे मसले आते हैं और जहाँ लगता है कि हम अच्छे से इसको कर सकते हैं सॉल्व, और करते भी हैं, और फिर बाद में दुआएं भी मिलती हैं, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, और अच्छा भी लगता है। दुआएं मिलती हैं आपको, और आपने आगाज़ में भी खुद फरमाया कि लोगों के मसले होते हैं वो आपके पास आते हैं, तो एक सुकून मिलता है लोगों के मसले हल करके। एक ऐसा सवाल, ज़ाती सवाल, वो सवाल ये कि पुलिस सर्विसेज ने आपको क्या दिया बहैसियत एक इंसान? अगर आप याद करें, क्या चीज़ है जिसको आप समझ करेंगे? पहले तो यही बात है कि जो आपको दुआएं मिलती हैं, दूसरा एक रिकॉग्निशन मिलती है। जब आप कोई एक अच्छा काम करते हैं तो मीडिया भी आपको हाईलाइट करता है, जिसके साथ अच्छा किया होता है वो कई लोगों से बात करता है कि नहीं, अगर आपको जाना है तो उसी के पास जाना, वो आपकी बात को सुनेगा। तो वो जो एक रिकॉग्निशन है उससे आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जिन वैल्यूज़ को आप ज़िंदगी में लेकर के चले हैं, लोग अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इट मीन्स मेरी ज़िंदगी का सफ़र अभी तक का वो ठीक चल रहा है। बिल्कुल सही। और इसी रास्ते को अगर मैं पकड़ के रखूं तो मैं सही जा रहा तो हूं, मैं ठीक चल रहा हूँ। इसी सवाल को लेके जहन में ये आया कि शुरुआत जब इंसान करता है तो एक अलग स्टेज पे, एक अलग माइंडसेट के साथ शुरू करता है अपना सफ़र, और जब इस सफ़र पे निकलता है तो हर मोमेंट पे इवॉल्व करता है, हर मोमेंट पे चेंज करता है। आपने अपनी शख्सियत में कौन सी, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं सोसाइटी में, आपने अपनी शख्सियत में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर देखा कि चेंज हो गया? लॉ एंड ऑर्डर के तो बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं और हर एक की अपनी अपनी एक डिफरेंट नवीयत होती है। पर जो मैंने नोट किया है कि आपके पास जब कोई शिकायत करता आता है, कंप्लेनेंट आता है, वो अपनी परेशानी के कारण बहुत कुछ कहता है। अच्छा। हमारे ऊपर भी अपनी नौकरी का, अपने काम का एक प्रेशर होता है, तो कई बार अगर आप झुंझलाहट में उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो आप प्रॉब्लम को कभी सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। मुझे उसके लेवल तक जाना है, उसके माइंड को समझना है, और अगर मैं वो उसको समझ लेता हूँ तो वो तो ठीक होगा ही होगा, और मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करता हूँ कि नहीं, डिफरेंट जिंदगी में आने वाले कैरेक्टर्स, उनको समझने के साथ हम भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कि नहीं। तो उसके बाद जो आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो रिफाइंड पॉलिसी होती है, रिफाइंड स्ट्रेटेजी होती है। तो कहीं ना कहीं वो क्राइसिस में आपको मदद देती है, चीज़ों को सॉल्व करने में आपको मदद करती है। बहुत खूब। ये जो बात है ना कि आपके पास जो लोग आते हैं बहुत से मसाइल लेके आते हैं, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे वो आपके सामने रो भी देते हैं, चीखना चिल्लाना भी होता होगा, या बहुत से ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ये जो प्रेशर है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त पे, क्योंकि आपका ऐसा काम है
जहाँ पे आपको इसके साथ 24/7 तो रहना ही होता है, बड़ा फ़ाल किरदार है आपका। तो ये जो मामला है ना, इस प्रेशर को फिर आप हैंडल कैसे करते हैं? क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो अपनी ज़िंदगी में आप लाते हैं ताकि इस प्रेशर को आप जो है बेहतरीन तरीके से जो है मैनेज कर पाएँ? उम्र आपको तजुर्बा ही तो देती है। मैंने वही कहा, जब हम डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो आप अपनी वे ऑफ वर्किंग को रिफाइन करते जाते हैं, तो वो चीज़ें तो अपने आप इम्प्रूव होती हैं। हो जाती है। किताबें पढ़ते हैं? हाँ, बीच में वक्त मिलता है तो पढ़ते हैं। आपकी जो बातें हैं माशाल्लाह, उनमें एक ठहराव है, कामनेस है। थैंक यू। ऐसा लगता है कि आपसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा अगर हम इसी मौजू पे रहे तो। ज़िंदगी के बहुत से ऐसे हम कह सकते हैं पहलू है जो उजागर हो सकते हैं। खैर वक्त मिला तो इंशाल्लाह फिर सही। लेकिन इस वक्त पे हम अगर ACB की बात करें तो वहाँ की ओर आते हैं। ACB से पहले हमें थोड़ा बहुत बताइए कि कहाँ कहाँ पे आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं ACB ज्वाइन करने से पहले? ACB से पहले मैं आपको बताया कि DIG JS के रेंज भी रहा हूँ, जम्मू सांबा कठुआ रेंज में रहा हूँ। ठीक। उससे पहले मैं जो LG साहब हैं, इनके सिक्योरिटी का जो इंचार्ज होते हैं, वहाँ पर डायरेक्टर के नाते भी रहा हूँ SSF में, और SSP किश्तवाड़ रहा हूँ, SSP सांबा रहा हूँ, क्राइम में भी रहा हूँ। तो डिफरेंट पोस्टिंग है। जब हम यहाँ पर ऑपरेशंस में त्राल में रहा हूँ, यहीं पर अवंतीपुरा में भी रहा हूँ, तो डिफरेंट जगह के ऊपर सर्विसेज की हैं। और कुछ पार्ट में सिविल जॉब में भी रहा हूँ, PMO में कुछ टाइम रहा हूँ। ठीक ठीक। और उसके बाद सेक्रेटेरिएट में भी रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। ACB की तरफ अगर हम आए तो जैसा मैं पहले भी बता रही थी कि हमने फिल्मों में ही देखा है, ज़्यादा जाते हैं फिर उंगलियां पानी में डालते हैं, कलर चेंज हो जाता है, हमारे जहन में बस इतना ही है। तो आप हमें ACB से मुतारिफ अगर कराएंगे, एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन होगा कि ACB करता क्या है, इन केसेस के अलावा और कौन कौन से केसेस आते हैं, जैसे बाकी केसेस है एम्बेजलमेंट केसेस वगैरह, वो भी क्या आता है इसमें, क्या क्या आता है, तफसीलन हमें समझाएं। तो एंटी करप्शन ब्यूरो हमारा मेन फोकस होता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की करप्शन के खिलाफ। तो जो आम आदमी करप्शन करता है उसके ऊपर हमारा रोल नहीं। अच्छा। उसके लिए बाकी एजेंसीज हैं। लेकिन कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ कोई प्राइवेट आदमी भी इन्वॉल्व है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने में इंजीनियर और वो दोनों इन्वॉल्व हैं, फिर वो हमारी रेंज में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ये पहला पार्ट। सेकंड, जो करप्शन है वो कई फॉर्म में है। कई बार एम्प्लॉय किसी काम को करने के लिए आपसे पैसा मांगता है, घूस मांगता है। तो जो अभी आप कह रहे थे कि कॉट रेड हैंडेड, वहाँ पर ये वाला हमारा एक्शन होता है। कहीं पर मिस एप्रोप्रिएशन है कि आपका प्रोजेक्ट जो था 10 करोड़ का था और एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर बहुत कम लगा और कंप्लेंट आया कि इसमें पैसा बाकी जो था मिस एप्रोप्रिएट हो गया, तो फिर उसमें भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है। कहीं पर लगता है कि किसी पोस्ट के ऊपर बैठ करके उसने उसको पोस्ट को मिसयूज़ किया, पोजीशन को मिसयूज़ किया, किसी की पोस्टिंग कर दी, किसी को अपॉइंट कर दिया, किसी को निकाल दिया, या किसी को फेवर कर दिया। इस तरह के केसेस भी जो होते हैं वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक होता है कि कोई इन सभी चीज़ों में कवर नहीं हो पाता है, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी इतनी बना ली है कि जो जस्टिफाई नहीं होती है। ये क्लास 4 एम्प्लॉय, और देखिए इतना बड़ा घर बनाया हुआ है, गाड़ियां भी 2-4 चल रही हैं, तो ये कैसे होगा। तो उसके ऊपर भी हम सीक्रेट एक वेरिफिकेशन करते हैं। और एक डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस होता है, वो हम दर्ज करते हैं। तो इस तरह के केसेस ही हम ज़्यादा लेते हैं। बड़ा सेंसिटिव मामला है हालांकि, क्योंकि आप उन शख्सियतों पे जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो बड़ी एजुकेटेड है, एक ओहदा है उनका। तो ये जो सारा सिनेरियो है, फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू कंप्लेनिंग, द कॉन्फिडेंशियलिटी, सारा बड़ा ही अहम रोल प्ले करता है इसमें। ये प्रोसीजर जब शुरू होता है, इनिशिएट होता है एक इन्वेस्टिगेशन का, किस बेसिस पे शुरू होता है? ये कंप्लेंट जब एक आम इंसान लेके आता है तो आप कैसे बिलीव करते हैं कि व्हाट शुड बी बिलीव्ड एंड व्हाट शुड नॉट बी बिलीव्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। थैंक यू। और ये जो बात है कि कंप्लेनेंट हमारे पास आना ही चाहिए। जी। जहाँ पर वो किसी ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, तो हमारे लिए ये भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जिस ऑफिसर को नौकरी मिली है उसके कई दुश्मन भी तैयार हुए। सही बात।
तो उसकी नौकरी के लिए खतरा भी नहीं होना चाहिए, बेवजह का कंप्लेनेंट भी नहीं हमारे पास आना चाहिए। तो हमारी वेरिफिकेशन का ये भी एक पार्ट है कि कंप्लेनेंट कितना सच्चा है। सेकंड पार्ट, जिसके खिलाफ शिकायत की है उसकी पब्लिक में रेपुटेशन कैसी है। अगर पब्लिक में रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो हमें फिर से उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कुछ अपनी पर्सनल ग्रज के कारण तो नहीं ऐसा कर रहा है, कोई उसकी व्यक्तिगत दुश्मनों को घर का झगड़ा हो उसको यहाँ पे निकाल रहा हो, तो ये भी पार्ट हमें देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने ही नहीं आता है, कंप्लेनेंट सामने नहीं आता, लेकिन उसके बारे में रेपुटेशन बहुत खराब है और वो करप्ट भी माना जाता है। तो ऐसे केस में जो मैं आपको डीए केस बोल रहा था वो हम सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास एक ग्रे लिस्ट होती है ऑफिसर्स की, कौन कहाँ पर कितना करता है, सब गड़बड़ करते हैं। पर हमारे पास जब कंप्लेंट्स आती हैं केवल एनोनिमस कंप्लेंट्स आएंगी, अपना नाम नहीं लिखेंगे, झूठा नाम लिखेंगे, गलत एड्रेस दे देंगे, हम वेरीफाई करते हैं, लेकिन कंटेंट को भी देखते हैं और लगता है कि कंटेंट में कुछ सदाकत है तो जो हमारी ग्रे लिस्ट होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। उसमें लगता है कि इसमें फैक्ट्स ठीक हैं लेकिन कंप्लेनेंट को हिम्मत नहीं कर रहा है। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हमारी डिफरेंट मैटर्स के ऊपर होती हैं, वो करनी भी पड़ती हैं। अच्छा, ठीक है। जहन में और सवाल बहुत उभर रहे आपके जवाब से, उन पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे नाजरीन हम एक वक्फे के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जी ख़वातीन हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका फिर एक मरतबा हम इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं शक्ति कुमार पाठक साहब, जो कि डायरेक्टर है एंटी करप्शन ब्यूरो के, और इनसे जो है मज़े की गुफ्तगू जारी है। हम इन केसेस के हवाले से बात कर रहे थे। तो जो आप रेड हैंडेड पकड़ते हैं लोगों को, इस हवाले से भी हम जानेंगे। लेकिन ये अभी अरीबा बात कर रही थी कि कितनी सदाकत होनी चाहिए केसेस में। एक ऐसा खदशा भी रहता है आम इंसान को कंप्लेंट करने से पहले, करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस ही रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अरीबा बता रही थी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं। तो इन केसेस में किस तरह से एक आम इंसान को आप एक इत्मीनान देंगे कि ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, तो वो एक यकीन किस तरह से आप लोगों को देते हैं, एक कंप्लेंट करने वाले को देते हैं कि आप आगे आ जाएं, बाकी की कार्रवाई हम करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट जो आप कह रहे थे वेरिफिकेशन वाला पार्ट, पहले उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ मैं। जब हमारे पास हमने कोई भी ट्रैप लगाना हो, हमारे पास कंप्लेनेंट आता है, जो हमारा ब्रांच एसएसपी होता है वो एक दूसरे ऑफिसर को डिप्यूट करता है और फील्ड से एक रिपोर्ट मंगवाता है इंडिपेंडेंट। वो कंप्लेनेंट को नहीं मालूम होता है। अच्छा, ठीक। हम इंडिपेंडेंट उसकी रिपोर्ट मंगवाते हैं और अगर उसमें लगता है कि जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है ये वाकई में करप्ट है और पैसों की डिमांड करता है और वो ओके कर देगा कि हाँ जी ऐसा होता है, तो फिर ब्रांच एसएसपी उसकी कंप्लेंट को दोबारा से उसका मुआयना करके असेस करेगा कि हम इसमें ट्रैप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद वो उसको बोलता है कि तुम इसकी बात करो, फ़ोन के ऊपर बात कराएगा, रिकॉर्डिंग करेगा। अगर रिकॉर्डिंग में उसने कहीं डिमांड की है तो डिमांड वाला पार्ट कहीं ना कहीं प्रूव होना चाहिए, वो हमारे ट्रैप से पहले वो हमारे पास कोई ना कोई उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर वो रिकॉर्डिंग है, हमारे ब्रांच एसएसपी को कंफर्म हो गया कि नहीं उसने मांगा है, इसकी बात के ऊपर मांगा है और यही काम था इसके ऑफिस में इसका पेंडिंग जिसके कारण वो मांग रहा है, तो फिर हम टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है वो सिर्फ हमारी नहीं होती है, उसमें इंडिपेंडेंट विटनेसेस होते हैं जो कि गजेटेड रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। उनकी प्रेजेंस में फिर हम कंप्लेनेंट को बिठाते हैं। अच्छा। और इंडिपेंडेंट विटनेस को बोलते हैं कि अपनी कहानी सारी इसको सुनाओ। अच्छा। वो इंडिपेंडेंट विटनेस अपने आप को पूरा मुतमईन करता है कि नहीं जो कंप्लेनेंट बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है, फिर हम अगली कार्रवाई शुरू करते हैं। अब वो उसका एक प्रोसीजर है कि जो भी वो करेंसी नोट्स वो उसी को देने होते हैं, वो हमारी ओर से नहीं होते हैं, जो भी उसकी डिमांड है। और उन नोट्स के सभी के नंबर हम नोट करते हैं,
वो नंबर नोट करके उसी विटनेस के पास रखते हैं। उनके ऊपर एक पाउडर लगाया जाता है, यानी पाउडर सच है, सच में लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है। ओके। नंबर नोट होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस के पास रहते हैं, फिर उसके ऊपर पाउडर लगाया जाता है, फिनोलेफ्थलीन पाउडर होता है, और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना करके पहले उनको टेस्ट करके दिखाया जाता है इंडिपेंडेंट विटनेस को कि देखिए ऐसा सब कुछ। ठीक ठीक ठीक। जब करते हैं तो कलर चेंज होता है, अच्छा। वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। ठीक। फिर वही नोट जो है जिसको पाउडर लगाया होता है वो कंप्लेनेंट की जेब में डाले जाते हैं। सभी जितने टीम मेंबर्स होते हैं सबकी तलाशी ली जाती है कि किसी के पास कोई पैसा नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट विटनेस, किसी के पास कोई पैसा नहीं रहेगा। अच्छा। इंडिपेंडेंट विटनेस के पास वो लिस्ट है उन नोटों की, वो उसके पास है। फिर वो स्पॉट के ऊपर जाते हैं, जब उसको हैंड ओवर कर देता है तो इंडिपेंडेंट विटनेस अपनी लिस्ट निकालता है जिसके ऊपर सीरियल नंबर लिखे होते हैं। वही नोट जब वहाँ से निकलते हैं सर्च में तो उसे मैच करते हैं, तब जाकर के होता है कि हाँ जी ये ट्रैप सक्सेसफुल हुआ है। ठीक। तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, तभी हम पकड़ पाते हैं। एक पार्ट। दूसरा, कैश पकड़ने का काम नॉर्मली एक लेवल तक के ऑफिसर्स करते हैं। अच्छा। सीनियर रैंक के ऊपर नॉर्मली कैश नहीं पकड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात। तो काफ़ी लेयर्ड करप्शन तरीका होती रहता है, तो उसके लिए फिर वो बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे मिस अप्रोप्रिएशन के केसेस हैं या डीए केसेस हैं, उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता वो है। मुश्किल रहता होगा। मुश्किल रहता है, बिल्कुल रहता है। ठीक जी। उसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट है, देखिए जैसे नाज़िमा ने बताया कि कुछ लोग जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि वो आके कंप्लेन करे। आपने बोला कि कंप्लेन जो करता है उसे इंडिपेंडेंट ऑफिसर से मिलना भी पड़ता है। ऐसी सिचुएशन भी होती होगी जहाँ जो एक आम इंसान है जिसे पता है कि मैं पावरलेस हूँ, अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया तो शायद केस आके उल्टा उस पर भी लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं जब एक बंदा अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके बहुत सीरियस है या उसके पास इतने यूजेस नहीं है, मतलब पावर नहीं है कि वो प्रूव कर सके, एविडेंसेस भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि हाई प्रोफाइल केसेस में कैश का सीन नहीं होता है और क्या पता बातचीत से जो है करप्शन जाहिर की गई हो, तो उसमें कैसे प्रूव किया जाए? आम इंसान की हेल्प वहाँ पे कैसे की जाती है? जहाँ पर ट्रैप की बात है वहाँ तो कंप्लेनेंट को सामने आना ही आना है, क्योंकि वो कंप्लेनेंट है। उसी ने जाकर के अक्यूज को पैसे देने हैं, उसी के सामने वो पकड़ा जाना है, तो अक्यूज को पता है कि इसने मेरी शिकायत की है। उसके बाद सिर्फ जो हमारी जिम्मेवारी बनती है वो ये कि उस कंप्लेनेंट का काम जो है वो होना चाहिए, जिस वजह से उसने कंप्लेंट की है। सेकेंड, ड्यूरिंग ट्रायल इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उसकी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, वो हमें इंश्योर करना है। फिर जितना पैसा उसने ट्रैप में दिया है वो भी हम एक टाइम लिमिट है कि 2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में हम उसको रिटर्न कर देते हैं। वो कोर्ट की परमिशन से हम रिटर्न करते हैं। जो बड़ा पार्ट है कि जहाँ पर किसी को डर लगता है, हिचकिचाहट है, वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है, जो हमारा सोर्स है। जैसे डीए केस में, डीए केस नॉर्मली उस आदमी के खिलाफ लगते हैं जिसके साथ कहीं ना कहीं पावर का नशा है, कोई ना कोई उसको सपोर्ट है, वहाँ पर हमें उसकी सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसलिए हम सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं। वहाँ पर कौन सोर्स है वो उसको कभी पता नहीं लगता, वहाँ पर फिर वो एसीबी फ्रंट के ऊपर है कि ये हमने किया है। अच्छा, बहुत खूब। पब्लिक पार्टिसिपेशन का कितना अहम रोल है इसमें, और लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ किया जाता है? बहुत बड़ा रोल है, और इस बार का जो हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक हुआ है अभी 2 नवंबर तक चला था, इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसका यही थीम रखा था, विजिलेंस इज़ ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो एज एन एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन जो कोई आदमी जाकर के खुद खुद जाकर के घूस देता और अपना काम करवाता है तो ये तो उसकी जिम्मेवारी भी है। तो जब तक आम आदमी इसमें अवेयर नहीं होगा कि मुझे घूस देकर के काम नहीं करवाना है, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो इस बार हमने एसीबी से एक बल्कि टीज़र भी निकाला था, और अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी ओर से हमने एक मैसेज दिलवाया था कि हमारा लगभग ये रहता है कि 30% लोग जो हैं वो करप्ट हैं, मोस्ट करप्ट हैं, 30% के लगभग ऑनेस्ट है। अच्छा, 30% और बीच के 40 जो हैं वो जो हैं देखते हैं कि किसकी पावर है, उसके मुताबिक हो जाते हैं। अच्छा, तो कम से वो जो 30% लोग हैं उनके बच्चों के लिए मैसेज था कि आप एक बार तैयार करें, एक निश्चित करें कि मैं अपने फादर की या मदर की जो भी घूस की कमाई है उसमें मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगा, उसकी दी हुई गाड़ी नहीं चलाऊंगा,
उसके दिए हुए पैसों से किसी स्पेशल जगह नहीं जाऊंगा, तो माता पिता को खुद शर्म आएगी और कहीं ना कहीं उसको वो रोक पाएंगे। तो इस तरह की मुहिम जब चलती है तो मेरा पॉइंट ये था कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से अगर ख़त्म करना है तो सोसाइटी के हर सेक्शन को सामने आना पड़ेगा और इसमें मदद करनी पड़ेगी। एक और सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं और पब्लिक कंप्लेन करेगी अगर उन्हें लगा कि कहीं पे करप्शन का मामला है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी लेवल पे किस तरह की सर्विलेंस करती है? कोई ऐसा मैकेनिज्म है हमारी गवर्नमेंट में कि एक सर्विलेंस जो है रहे कंटिन्यूस बेसिस पे अपने मुलाजिमों पे हर डिपार्टमेंट में, कि आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे कभी कोई ऐसा केस जो है इनिशिएट करे जहां आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए वो आपकी ग्रे लिस्ट में जगह बना पाते हैं? ऐसा है कि ऐसे नाम हमारे पास आते हैं, ऑफिसर्स भी हमें भेजते हैं, डिपार्टमेंट्स के भी अपने मैकेनिज्म होते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के मैकेनिज्म होते हैं। एक पार्ट जो बहुत अहम है, जो मैं शुरू में आपको बता नहीं पाया, वो हमारा होता है DVOs का, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स। जितने भी महकमे हैं, जहाँ जहाँ पर भी DDO होता है, वहाँ पर उसका जो 2IC होता है अमूमन वो, या कोई और जो ऐसा अच्छा शख्स है वहाँ पर जो इसकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, वो एक नॉमिनेटेड ऑफिसर होता है जिसको हम डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर बोलते हैं। वो हमारे कहने से काम करता है, ACB के कहने से काम करता है। तो किसी भी डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेंट आती है और जो लगता है कि ये उस लेवल की नहीं है कि हम इसकी डीप इंक्वायरी करें, हम उसको रेफर करते हैं। अच्छा। वो अपने लेवल के ऊपर उसकी इंक्वायरी करता है और लगता है कि हाँ जी वहाँ पर अगर गलती हुई है तो अपने ही डिपार्टमेंट के लेवल के ऊपर उसको ठीक करें, उसकी इंक्वायरी करें और हमें उसकी फाइंडिंग भेज दें। और जहाँ लगता है कि नहीं ये थोड़े बड़े लेवल का मैटर है तो फिर हमारे पास भेज दे, हम उसकी फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट के पास मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जितने सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही बनती है कि जो इस तरह का एलिमेंट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेक लगाया जाए। हमें पैनल से भी जो है बातें हम तक पहुंच रही है, उनके जहन में भी कुछ सवालात हैं जो हमारे ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बात सामने आई है कि ई-गवर्नेंस का एक अच्छा खासा अभी रुझान है। हमने देखा कि एक शफाफियत आ चुकी है बहुत हद तक। तो सवाल ये पूछा गया है कि उसमें आपका क्या किरदार रह रहा है, वो किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है? अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी किस तरह से ACB की मदद कर रहा है? हाँ, बहुत है। अभी हमारा क्योंकि E-ऑफिस है, तो जैसे मैं आज यहाँ हूँ, ऑफिस हमारे जम्मू में हैं, लेकिन मैं लैपटॉप के ऊपर खोल करके सारे की सारा जितना डिस्पोजल होगा वो कर सकता हूँ। सही। फिर गूगल मीट के ज़रिए, हमारे NIC के ज़रिए ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, वहीं पर सारी डिस्कशन हो जाती हैं। तो ऑफिसर को आना नहीं पड़ता, टाइम की वेस्टेज कम होती है। सो सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ करके जहाँ पर आपको स्पॉट पे जाना है और रेड मारनी है और कुछ सर्चेस करनी है, बाकी सारे काम हम अपनी जगह के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। हमारा एफिशिएंसी लेवल बढ़ा है। जो वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स होता है उसको कम टाइम में कैसे डिस्पोजल करना है वो हमारा बढ़ा है। अभी हमारा एक सतर्क नागरिक ऐप है, तो कोई भी कंप्लेनेंट उसके ऊपर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करे, उसी के ऊपर हमारी कंप्लेंट डाले, उसको स्टेटस भी पता लगेगा कि नहीं मेरी कंप्लेंट कहाँ पहुंची है, अच्छा, ये किस लेवल के ऊपर पहुंच के डिस्पोजल कब तक होगा। तो ऐसा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हम एक कंप्लेंट कर सकते हैं, मेल के जरिए हम एक कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी भी जो भी हमारे पास मोड्स अवेलेबल हैं उसके ज़रिए हमारे पास आप कंप्लेंट डालिए, उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसको जो भी उसका डिस्पोजल होना चाहिए होता है। बहुत खूबसूरत है कि टेक्नोलॉजी भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जहन में एक सवाल उभर रहा है आपके जवाब को देख के, लेकिन पहले यहाँ हम नाज़रीन एक वक्फे के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का
जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और आज के हमारे ख़ास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ है शक्ति कुमार पाठक, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो, और डिजिटल जो हमारी फैसिलिटीज़ है उनके हवाले से बात हो रही है। तो एक बड़ा जो अभी डिबेटेबल टॉपिक है वो है कि हाउ मच ट्रस्ट कैन वी पुट ऑन द डिजिटल एविडेंस। अगर एक कंप्लेंट आपके पास आती है और दे सेंड यू अ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कि इस स्पेसिफिक इंसान ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए आपको वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा करप्ट है, तो उसकी वो एनालिसिस कैसे होती है कि ये डिजिटल एविडेंस जो है रिलायबल है, ऑथेंटिक है? आपने जो पॉइंट बोला है कि मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कंप्लेंट आई है, स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, पर वो मेरे पास आकर के प्रोसेस होगी, बिल्कुल ठीक है, तो हमारी टीम है, एक पूरी की पूरी टेक्निकल टीम है, उन सारी की सारी कंप्लेंट्स को वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अभी हम उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे हैं कि एआई और मशीन लर्निंग वाला पार्ट अभी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी प्रोसेस हो जाए। और इन थाउजेंड्स कंप्लेंट आती हैं, जबकि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो कुछ 50, 60, 70 होंगे। सही बात। तो उस सारे काम को स्पीडीली आगे चलाने के लिए हमें भी मशीन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। लेकिन आज की डेट में जो भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, हमारी एक टीम है, उस टीम ने उसका काम ही यही है कि उनको प्रोसेस करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, और फिर हम उनको वेरीफाई करने का काम एक कंसर्न ब्रांच को देते हैं, उसको करते हैं। और इसमें ये अहम रोल है कि टेक्नोलॉजिकल एविडेंस जो हम इस्तेमाल, वो पार्ट आता है हमारा जब हमारी एफआईआर लगती है। हमारी अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे पहला पार्ट जो है हमारा, जो मैंने आपको डीवीओ वाला मैटर बोला, तो हम डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, उनको देखना है। सेकंड आता है हमारा वेरिफिकेशन। हम डायरेक्ट किसी भी केस में एफआईआर नहीं लगाते हैं एक्सेप्ट ट्रैप्स। ट्रैप में भी मैंने आपको बताया कि पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं। एफआईआर लगने के बाद फिर किसी का निकलना जो होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसकी सर्विस की प्रमोशन, उसके इंक्रीमेंट्स, इन सब के ऊपर रोक लग जाती है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में भी हम सिर्फ फोटो कॉपीज लेते हैं किसी भी एविडेंस की, ओरिजिनल नहीं लेते हैं। अच्छा। उसके बाद जब हमें लगता है कि अब इसका केस बन ही रहा है, फिर हमें लगता है कि अब एफआईआर लगाना पड़ेगा। एफआईआर में जाकर के हमें ये ओरिजिनल जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेने पड़ते हैं, और तब ये जो फोरेंसिक्स वाला पार्ट है और डिजिटल एविडेंस वाला पार्ट है तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। जी। और अब जो नया हमारा BNSS वगैरह आए हैं, भारतीय न्याय दंड संहिता वगैरह, इन सब में वो तो कंपलसरी है, आपको मोबाइल दिया गया है आईओ को, उसको वहीं पर सारी रिकॉर्डिंग करनी है, वो डायरेक्टली कोर्ट में पहुंचती है, वो एविडेंस जो है पूरा का पूरा सेफ रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। जो मैं पूछने जा रही हूँ ये बिल्कुल आप तक है कि आप इसका जवाब दें कि ना दें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आप इस डिपार्टमेंट में है। कोई ऐसा वाक़या, जो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके जहन में बहुत ताज़ा है, जिससे आपकी यादें जुड़ी हुई है, कुछ ऐसा एक मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ACB के रिलेटेड, कोई ऐसा केस? ACB से रिलेटेड अभी हमने एक जम्मू रीजन में एक ट्रैप लगाया, पटवारी का ट्रैप लगाया, और एक महिला कंप्लेनेंट हमारे पास आई, और उसने कहा था कि ऐसे ऐसे मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, और पैसों की डिमांड थी। एक सेटलमेंट हुआ, हमारी टीम गई, और जब टीम वहाँ पर गई है तो पता लगा कि 2 दिन पहले उस पटवारी की ट्रांसफ़र हो चुकी है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अभी उसके पास चार्ज था वहाँ का। अब उसने महिला से उससे कहा कि चलो तुमसे अब ज़्यादा क्या लेने हैं, थोड़े लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड थी। अब जितना अमाउंट हमारी टीम लेकर के गई है वो सारा अमाउंट नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, चलिए जितना भी पकड़ने के बाद हमें लगा कि हमारा ट्रैप जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया है। अच्छा। लेकिन साथ में ही हमने टीम को कहा कि आप इसकी पूरी सर्च करिए। उसकी बाहर गाड़ी खड़ी थी, साथ में घर भी था, तुमने कहा पहले गाड़ी की सर्च करिए। तो जब गाड़ी की सर्च की तो 35 लाख कैश निकला। तो मतलब ऐसा इंसिडेंट है कि हम सोच रहे हैं कि हमारा ट्रैप जो है फेल हो रहा है, जितनी डिमांड थी उतनी उसने पकड़ी नहीं है, तो अब हम केस को कैसे आगे करेंगे। ऑलरेडी। लेकिन जब हम पूरी अपनी ड्रिल कंप्लीट करते हैं
तो देखता है ये तो कुछ और ही निकल गया, बहुत बड़ा है। जी जी तो ये ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। जी और ट्रैप के लिए हर केस एक नया केस है, नई सिचुएशन है। करेक्ट। कहीं पर रोड के ऊपर करना पड़ता है, कहीं पर जो एक्यूज्ड होता है वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर उसकी मेडिकल केयर भी करनी पड़ती है। जी कई बार लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज बन जाते हैं, तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनको हैंडल चेंज करना पड़ता होगा ताकि करना वो पड़ता है। अंदाजा न ये जो पैसे का मामला है तो इसमें कोई लेवल रखी है, एज इन कि कोई इतना अमाउंट मांगे तभी केस हो सकता है, इससे बिलो अमाउंट पे केस नहीं हो सकता है, क्या अमाउंट रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अमाउंट की बात नहीं है, कि वो डिपेंड करता है कि जो मांगने वाले की कैपेसिटी है वो इतनी हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे क्लास 4 एम्प्लॉय है, सपोज चपड़ासी है, वो कहेगा कि मेरे को, मैं आपको अफसर से मिला दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। अब उसके पास कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई फाइल क्लियर ही नहीं करनी है। जब उसको फाइल ही क्लियर नहीं करनी है तो उसकी डिमांड कहाँ बनती है? तो हमारा केस उसके ऊपर चल ही नहीं पाएगा। वो अगर 1000 भी मांगेगा तो मैं उसके लिए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अच्छा। क्योंकि मेरे लिए कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। उसकी डिमांड किस बात के लिए है? सही अब बात। मिलाने वाली बात है तो मिलाने वाली बात सिर्फ वर्बल है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो मैं उसको सही प्रूव कैसे करूँगा? तो वहाँ पर मैं अपने हाथ खींच लेता हूँ कि नहीं, ये वाला ट्रैप नहीं हो सकता। ओके। अब क्लर्क है तो क्लर्क को फाइल को प्रोसेस करना है। अगर फाइल को प्रोसेस करने का वो 5000 मांग रहा है तो मेरा केस है, ठीक है। कोई कहे जी मुझे एसडीएम ने या तहसीलदार ने 5000 मांगा है, एसडीएम तहसीलदार 5000 क्यों मांगेगा? तो फिर मुझे उसकी डबल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि नहीं, कुछ कहानी और तो नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि तहसीलदार के नाम के ऊपर दूसरा आदमी मांग रहा होता है, ओके। तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है। फिर उसी के लिहाज से अमाउंट तय होता है कि इस अमाउंट के ऊपर मैं ट्रैप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये सब वेरिफिकेशन के पार्ट है। और ये सब Verification। चैलेंजिंग भी रहता हो। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है इस कौन डिपार्टमेंट सा के लिए? पार्ट रहता है? सभी चैलेंजिंग है। रीज़न बीइंग हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। जब एसीबी में हैं तो हम सबके दुश्मन हैं, ठीक है, जो भी करप्ट होगा उसके दुश्मन है। और जब वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको लगता है इसने मेरे खिलाफ ये किया था, ये किया था, तो एक वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल आदमी फील करता है। तो इसलिए एक अपनी इंटेग्रिटी बनाते हुए और जो आपके सामने आया है उसके ऊपर बिल्कुल ट्रूली आप चलते रहें, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। जो आपके सामने गलत आया है, गलत के खिलाफ एक्शन लें, और जो सही है उसको सही बोलें। क्योंकि पोस्ट वो रहती है, पोजीशन ऐसी रहती है जहाँ पे लहजान रह जाता है इंसान का, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऐसा चूँकि हमने रेड टेपिज्म की बात की कि फाइल्स आगे पीछे लेके जाने के लिए भी ऐसा मामला रहता है, लेकिन इस वक्त हमने देखा कि पढ़े लिखे नौजवान बहुत से हैं। हम लोग इस बात पे अभी नौजवान बहुत यकीन रखते हैं कि रिश्वत लेना और देना दोनों बुरा है। अब ऐसा मामला है कि आपको लगता है इस वक्त पे जो तालीम है उससे असर पड़ा है, या अगर आपसे पूछा जाए एसीबी में रह के बहसत डायरेक्टर, आप अभी करप्शन की क्या हालत देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर की बिलखसूस अगर बात करें, बढ़ रहा है, घट रहा है? आगे 10 साल में आप एसीबी को या फिर करप्शन को कहाँ देखेंगे? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, करप्शन के ऊपर कंट्रोल लग रहा है। ओके। हाँ, जो बिल्कुल शातिर किस्म का आदमी है, जो टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लॉइट करना जानता है, इसमें मुझे एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कि हम उस पेस से टेक्नोलॉजी में अपनी एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिस पेस से जो क्रिमिनल है वो अपनी एडवांसमेंट करता है। सही बात। तो हम बाद में वहाँ पर पहुँच पाते हैं, वो पहले कर जाता है। सही। लेकिन आम आदमी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको बेनिफिट होता है, उसको काफ़ी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंटली मिलती हैं। जैसे हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, तो उसमें आपको फिक्स बता दिया कि हाँ जी 15 दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, 30 दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो इम्प्रूवमेंट है। जी। अब वहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी कोई ऐसा पॉइंट निकाल दे कि नहीं इसने मुझे ये वाला चीज़ नहीं दिया तो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो फिर वो हमारे दायरे में आता है, लेकिन उस चीज़ को हम कवर कर लेते हैं। पर टेक्नोलॉजी के कारण यूथ में स्पेशली मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर वे में चीज़ें जा रही हैं। जी। और इसी हवाले को लेके हम एसीबी की अगर बात करें तो क्या विजन है उनका फ्यूचर को लेके, और एज अ डिपार्टमेंट क्या रिफॉर्मेशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? एक तो वही जो मैंने आपको कहा कि हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल AI, इंटेलिजेंस वाला जो है
वो पार्ट इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा यही है कि एक तो क्योंकि हमारे पास जो ऑफिसर्स आते हैं वो सभी डेपुटेशन पर होते हैं। कोई एक कंप्लेंट दर्ज होती है तो कई बार उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते लंबा टाइम लगता है, ऑफिसर ट्रांसफ़र हो जाता है, नया आता है, उसको पता नहीं लगता है कि पहले क्या काम हुआ है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ जहन में होती हैं आईओ के, वो फाइल के ऊपर नहीं लिखी होती हैं, तो मिस हो जाता है। तो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें ये होगा कि एक हमारा पूरा पॉइंट्स बन जाएंगे कि इस लाइन के ऊपर हमने चलना है। तो बहुत बड़े वॉल्यूम को कम टाइम में बेटर वे में हम डिस्पोजल कर पाएंगे। यही फर्दर हम इसी लाइन के ऊपर आगे चल रहे हैं। बहुत खूब। अब हम एसीबी से थोड़ा बाहर निकलते हैं वापस। ये हमें आपसे जानना है, इस यूनिफॉर्म और इस टाइटल के आगे लोग शक्ति कुमार पाठक को आगे किस नाम से जानना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि आपको इस यूनिफॉर्म और टाइटल के बाद लोग कैसे जाने, कैसे याद करें? टाइटल और यूनिफॉर्म में तो मैं अभी जैसे डायरेक्टर आपने बोला है, लेकिन नाम तो शक्ति कुमार पाठक ही है, बस इसी नाम से जानते रहें। आपकी खुद की पर्सनालिटी की अगर बात करें, इतनी सर्विस के बाद, अभी तो लंबा सफ़र है, हम यही दुआ करते हैं, लेकिन इतने सफ़र के बाद अपनी फैमिली को लेके अपनी लाइफ में और उनकी लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके लाए? क्योंकि अगर फैमिली में एसीबी का मेंबर हो, डायरेक्टर हो, तो फैमिली पे भी प्रेशर है, रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड रिलेटिव, कुछ तो उन पे भी प्रेशर होगा। नहीं, मतलब आप उसमें किस ढंग से चाह रहे हैं कि मैं उनको भी खौफ रहता होगा कि हमें पढ़ना है, लिखना है, एक डायरेक्टर के ओहदे पे एक मेंबर है, तो ऑब्वियसली। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप कि बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं माता पिता की और पेरेंट्स की ओर देखते हैं कि अगर ये इस लेवल के ऊपर हैं तो हमें कुछ ना कुछ आगे अचीव करना है। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे बेटों के ऊपर प्रेशर तो रहा ही है, बट इतना है कि मैं आपको, जैसे मैंने शुरू में बता रहा था, कि मैं काफ़ी टाइम सिविल वर्क्स में डिपार्टमेंट्स में भी रहा हूँ। तो मेरा छोटा बेटा अभी वो 8th में है। अच्छा। तो बड़े दिनों के बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई इन 19, मैं लगा था नेशनल हाईवे में ट्रैफिक में जी। तो मैंने यूनिफॉर्म पहनी, तो मेरे को बच्चा छोटा बोलता है, पापा आज फैंसी ड्रेस में कहाँ जा रहे हो? तो ही वॉज नॉट नोइंग इट कि मैं पुलिस में हूँ। सही बात। तो बच्चों के ऊपर वो वाली चीज़ नहीं रखी है कि आप पुलिस ऑफिसर के बेटे हो तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे मुझे जो है वो एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो कॉमन मैन की तरह, एक आम बच्चे की तरह स्कूल में जाएं, आम बच्चे की तरह बिहेव करें, उससे वो ज़्यादा बेटर वे में आगे जा पाएंगे। सही बात है। और अगर गलत ढंग से पैम्पर्ड होकर के कहीं चलेंगे तो वो लाइफ में उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं, मेरे होते हुए तो फिर भी ठीक चलेंगे, लेकिन उसके बाद उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सही बात है। एक प्रेशर तो रहता ही है, जैसे आपकी जो लाइफ रहती है बिलखुसूस पुलिस ऑफिसर्स की, या जो भी पुलिस में है, बड़ी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है वो गुजारते हैं। और वो प्रेशर हम पे भी देखा गया, क्योंकि आप आ चुके थे बराबर टाइम पे और हम 5-10 मिनट जो है लेट पहुँचे। और जब मैंने आपसे पूछा कि आप कब पहुँचे और आपने बराबर टाइम बताया तो हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई कि नहीं, आज तो पकड़े गए। खैर, मैंने आपको कहा कि आपका तो रूटीन आपको पता है कि आते मैंने क्या क्या पकड़ना है, ये कागज है, ये कागज है। जी। मुझे आकर के समझना था, इसलिए मुझे लगा मुझे टाइम पे आज जाना यहाँ चाहिए। आकर के कैसा लगा, मुख्तसर हमें बताइएगा और सच्चा बताइए। बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, रिबन ने भी स्टार्ट किया और आपने भी स्टार्ट किया। वो जो 2 बातें आपने बोली, एक तो वक्त वाली, दूसरी नियामत और अमानत वाली, बहुत अच्छी बात है। ये नियामत और अनामत मेरे एसीबी से जुड़ती है। तो जो आपके पास, मतलब जो आपकी ज़रूरत से बाहर की चीज़ें आपके पास हैं, वो सब कहीं ना कहीं गलत हैं। बिल्कुल सही तो बात। इस चीज़ को आदमी अगर जहन में बिठा लेता है तो ज़िंदगी सुकून से आदमी जीता है। बिल्कुल। बहुत और अगर नहीं है तो फिर वो परेशानियां हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे और बातें करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। आप यहाँ आए और बिजी स्केड्यूल में आपने इतना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज की किस्त में बस इतना ही। हमें इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। जो कि हो गया। थैंक यू।